Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. In last video we have discussed about the purification of colloids. Now in this video we will study about the properties of colloids कि what colloids हैं उसकी properties क्या क्या है. तो first of all जो colloids हैं उसकी 5 properties हैं. First है physical properties. Physical properties. Now second is mechanical properties. Mechanical properties. Optical properties. Optical properties. Colligative properties. Colligative properties and last is electrical properties. Electrical properties. Now in this video we will discuss one by one. Now first of all let's start what is the physical properties of colloids. Physical properties में कि जो colloids है उसका nature कैसा है. तो हमने जब शुरू में पढ़ा था colloids ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में, तो वहाँ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो colloids होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है. तो जो colloids हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बताया था कि अगर हम एक ग्लास के अंदर पानी लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा स्टार्च डाल दीजिए या फिर थोड़ा आटा डाल दीजिए, उसको आप मिक्स करते हो तो वो वहाँ पे हमें क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वो मिक्सचर कैसा था, वो सॉल्यूशन था, वो कैसा था, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है. तो स्टार्च इन वाटर या फ्लोर इन वाटर वाज द एग्जांपल ऑफ एन colloid. Now from here we can see that the colloids particles have heterogeneous nature. तो first is heterogeneous. Heterogeneous कि जो colloid particles हैं उनका नेचर कैसा होता है, heterogeneous होता है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि colloids particle have heterogeneous nature. Heterogeneous nature. And in physical properties there the second is stable nature. Now the next is stable nature. स्टेबल नेचर का मतलब क्या है कि देखिए जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि एक ग्लास वाटर के अंदर हम फ्लोर डाल रहे हैं या फिर स्टार्च डाल रहे हो, तो वो हम उस आटे के अंदर से मतलब जैसे उसको हमने गिलास में मिक्स किया है तो वो क्या है, एक स्टेबल नेचर फॉर्म करते हैं, यानी कि कुछ समय के बाद अगर आप उसको रख दोगे तो वो एज इट इज रहेगा, वहां पे जो आटा है वो सेटल डाउन नहीं होता. तो वो किसको शो करता है कि जो colloids पार्टिकल्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, स्टेबल होता है. So from here we can say that colloids particles have stable nature because their particles are in motion and do not settle in a bottom. जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशंस में रहते हैं और कभी भी सेटल डाउन नहीं होते. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द colloid particles have stable nature. Now the next is filter ability. फिल्टर एबिलिटी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो colloids particles यानी कि colloid particle pass through
ordinary membrane, pass through ordinary membrane, but do not pass through Purgement membrane. Purgement membrane. Purgement membrane कहिए या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन कहिए. द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स कि जो कॉलॉइड्स का नेचर है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, स्टेबल नेचर होता है और फिल्टरेबिलिटी यानी कि वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास कर जाते हैं लेकिन वेजिटेबल मेम्ब्रेन या फिर पर्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास नहीं करते. नाउ वी विल प्रोसीड अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. यहाँ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमने सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ा हुआ था. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी which does not depend upon the nature of the solid but depend upon the number of the particles या number of the moles of the solute. कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो या फिर पार्टिकल्स या सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती लेकिन उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर क्या है, डिपेंड होती है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ी थी कि 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो वहां हमने क्या कैलकुलेट किया था, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले थे वहां पे अलग अलग. तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हेल्प करती है हमें मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमने कहा कि वो किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है. तो थोड़ा सा देखिए, जैसे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल देन number of particle is more. Number of particle is more and have more colligative property and have more colligative property. जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है. यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल के लिए इसे एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए बस क्या है, एक क्लासरूम है ये और इस क्लासरूम्स के अंदर मान लीजिए हमने बॉल ली है, छोटी वाली बॉल ली है बिल्कुल, जिनका साइज क्या है, छोटा है. अगर हम ये वाली बॉल इसके अंदर फिल करते हैं इस रूम के अंदर तो यहाँ पे बॉल ज्यादा होंगी, ठीक है. यहाँ पे अब काउंट कीजिए कि बॉल कितनी है और एक दूसरा रूम लीजिए और उस दूसरे रूम के अंदर इन बॉल के साइज से थोड़ा सा बड़ा साइज लेते हैं बॉल का, कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये इस टाइप की बॉल है, मतलब इनसे जो साइज है थोड़ा सा क्या है, बड़ा है. तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जितना छोटा साइज है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या भाई उतने ज्यादा है, कि जितनी बॉल छोटी है उतनी ज्यादा बॉल आई हुई है. लेकिन जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा तो वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी. और पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही क्या होंगी, कम होगी. आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, कि जो कॉलॉइड्स पार्टिकल हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है. कि अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है या फिर बड़ा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, उसके रिवर्स होगी, कि जितना ज्यादा साइज होगा पार्टिकल का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी. प्रॉपर्टी है वो डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल है
उनका एवरेज मास कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें जिसकी स्टडी करनी है दैट इज टिंडल इफेक्ट। Tyndall effect. Now first of all the question is arise that what is Tyndall effect. आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है Tyndall effect क्या होता है फिजिक्स के अंदर. Now from here we can say that it may be defined as the scattering of light, scattering of by the colloidal particle present in a colloidal solution, present in a colloidal solution. क्या कह रहा है कि इट में भी डिफाइन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स की जो टिंडल इफेक्ट है वो किसकी वजह से शो होता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है कि, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से होती है, कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से होती है। जो टिंडल्स थे जेडी टिंडल्स, तो उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर उन्होंने क्या फिल कर दिया, ट्रू सॉल्यूशन फिल कर दिया। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। उन्होंने एक और बीकर लिया और इसमें क्या फिल कर लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया। हियर इज कोलाइडल सॉल्यूशन। यहां से कोई भी सोर्स है लाइट का कि जहां से कोई लाइट आ रही है, यहाँ एक लेंस लगा दिया, यहाँ जो लाइट है वो इस तरह से इस लेंस से स्ट्राइक हुई और फिर इस मीडियम के थ्रू वो यहाँ से पास हुई। यहाँ से ऑब्जर्व किया गया, यहाँ से क्या है, ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तो जो ऑब्जर्व किया गया वो पाया गया कि जो लाइट है, यहाँ से किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है वो इस लेंस से स्ट्राइक होकर जैसे ही वो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर गई तो हमें यहाँ इस लाइट का पाथ विजिबल नहीं था, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही ये लाइट इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास हुई तो हमें यहाँ इस लाइट का क्या हो गया, पाथ दिखाई देने लगा। तो यहाँ पे तो जो लाइट थी वो कैसी थी, डू नॉट विजिबल, डू नॉट विजिबल, बट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज विजिबल, इट इज विजिबल। हुआ क्या था कि जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन में हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि कितना होता है 1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, है ना। तो वहां पे जो पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो पार्टिकल स्ट्राइक नहीं कर पाते। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वहां पे पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो भी लाइट आ रही है वो लाइट क्या होती है कि जैसे ही इस कोलाइडल पार्टिकल से स्ट्राइक करती है तो वो इस लाइट को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, मतलब हर डायरेक्शंस के अंदर क्या हो जाती है, ये स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो द टिंडल इफेक्ट इज डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके थ्रू है, बाय द कोलाइडल पार्टिकल इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये है हमारे पास टिंडल इफेक्ट, जो ऑब्जर्व किया था कि ये क्या ट्रू सॉल्यूशन में से भी पास होती है, लेकिन यहाँ जो ट्रू सॉल्यूशन में से है
वो लाइट हमें दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये एक तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि जो टिंडल इफेक्ट है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड colloidal solutions. Tyndall effect can be used to distinguish between the true solution and colloidal solution. इसके नीचे आप लिख लेना कि टिंडल कॉन, टिंडल कॉन के लिए कि हमने मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कोई भी सोर्स है लाइट का कि जहां से लाइट आ रही है, यहाँ एक कोलाइडल पार्टिकल हमने एज्यूम कर लिया, ये क्या है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ कोलाइड, पार्टिकल ऑफ कोलाइड। तो जैसे ही लाइट क्या होगी भाई, यहाँ से एक लेंस लगा हुआ है तो यहाँ से क्या होगी, लाइट इस तरह से होंगी और ये लाइट स्कैटरिंग होगी, मतलब कहाँ जाके, इस पॉइंट के ऊपर होंगी, है ना। तो यहाँ से जैसे ही वो इस पॉइंट के ऊपर आई, यानी कि वो लाइट दोनों की दोनों क्या करेंगी, इस पॉइंट से आके यहाँ इस कोलाइडल पार्टिकल के साथ स्ट्राइक होंगी। तो यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद ये क्या करता है, इस लाइट को स्कैटर कर देता है, मतलब सारी तरफ इस लाइट को स्कैटरिंग होती है। तो इसकी वजह से तो हमें क्या करते हैं, ये पाथ हम देख सकते हैं। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि एक डार्क रूम है और जब सनलाइट आती है तो आपको एक हॉल में से कुछ लाइट आती हुई दिखाई देती है, कुछ पार्ट में सिर्फ एक ही डायरेक्शंस के अंदर, तो वहां आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो है क्या, किसकी वजह से है, वो ही टिंडल इफेक्ट होता है। जो वो पाथ है, जिस पाथ को हम देख पा रहे हैं सनलाइट से और डार्क रूम के बीच में, उस पाथ के बीच में जो कॉन है, मतलब इस टाइप का ही कॉन होगा कि मान लीजिए जो ये पाथ है, यहाँ से जो सनलाइट आ रही है, आप इसको एक रूम ही मान लीजिए, तो ये जो लाइट है ये वाला पाथ ही सिर्फ आप क्या कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, बाकी सारे रूम में तो आप नहीं कर पाते। जिस वॉल से लाइट आ रही है सिर्फ वहां से ही हम उस पाथ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो वही पाथ जो इल्यूमिनेटेड पाथ है, उस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, टिंडल कॉन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, टिंडल कॉन, टिंडल कॉन। इस वाले पाथ को हम क्या कहेंगे, टिंडल कॉन कहेंगे। एंड द टिंडल इफेक्ट, it is the scattering of light by the colloidal particle in a colloidal solution is called Tyndall effect, and the illuminated path of the beam is called Tyndall cone. Tyndall cone. The illuminated path of beam is called टिंडल कॉन। इस कॉन को क्या कहेंगे हम, टिंडल कॉन कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रोनियन मोशन, ब्रोनियन मूवमेंट या मोशन, ब्रोनियन मूवमेंट। व्हाट इज ब्रोनियन मूवमेंट, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। ब्रोनियन मूवमेंट होता है क्या, ब्रोनियन मूवमेंट दैट इज जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशंस का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो किसमें होते हैं, मोशंस के अंदर होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जैसे ही वो डार्क रूम है, उस डार्क रूम में से सनलाइट आ रही है, तो वहां जो उस पाथ के अंदर जो इल्यूमिनेटेड बीम है, उस बीम, इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ बीम है, उस इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ बीम के अंदर हमें कई कोलाइडल पार्टिकल्स नजर आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं भाई, मूविंग करते रहते हैं। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो उसका मतलब क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, हमेशा मोशंस के अंदर होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो होता क्या है कि जो मूवमेंट है, ब्रोनियन मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे कोई भी पार्टिकल्स है, ठीक है,
वो ये पार्टिकल है वो भाई मूव कर रहा है कहीं पे, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वो यहाँ मान लीजिए इस साइड डायरेक्शन में मूव किया उसने, लेकिन यहाँ पे पहुंचते ही मान लीजिए यहाँ क्या हमारे पास एक दूसरा कोलाइडल पार्टिकल है, तो ये इस कोलाइडल पार्टिकल से क्या हो जाएगा, स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक होके क्या कर लेगा, अपना पाथ चेंज कर लेगा। उसी तरह से यहाँ पे जब ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो यहाँ पे भी कोई कोलाइडल पार्टिकल होगा, उससे ये स्ट्राइक करके क्या करेगा, अपना पाथ चेंज करेगा और एक इस डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ पे ये अपनी डायरेक्शन कहीं पे भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई कोलाइडल पार्टिकल है, तो वो कोलाइडल पार्टिकल से स्ट्राइक करके इसने क्या किया, अपना पाथ इधर चेंज कर लिया, इसने अपना पाथ इधर चेंज कर लिया। तो ये इस टाइप की जो मोशन है, यहाँ पे कोई कोलाइडल पार्टिकल होगा, उसे स्ट्राइक करके इसने क्या कर लिया, अपना पाथ चेंज कर लिया। तो इस टाइप की जो मोशन है इट मींस जिगजैग मोशन, इस मोशन को क्या कहते हैं हम, जिगजैग मोशन। तो ब्राउनियन मूवमेंट है क्या, कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। ये हमारे पास सारे क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है। तो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नॉन एज ब्राउनियन मूवमेंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट ब्राउनियन मूवमेंट may be defined as continuous zigzag motion of colloidal particle, zigzag motion of colloidal particle in a colloidal solution। ब्राउनियन मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ द कोलाइड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फॉर हियर वी कैन से दैट ब्राउनियन मूवमेंट does not depend upon nature of colloidal particle, but it depends upon size of the colloidal particle। कोलाइडल पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ना छोटा साइज होगा पार्टिकल का, मूवमेंट ब्राउनियन मूवमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन जितना बड़ा साइज होगा ब्राउनियन मूवमेंट उतनी आसानी से नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भाई अगर एक पतला आदमी है तो वो आसानी से कहाँ है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन मोटे वाले आदमी को थोड़ा सा जाने के लिए क्या है, सोचना पड़ता है। तो वो यही है कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है उसके अंदर जो कोलाइडल, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, कि जितना छोटा साइज होगा कोलाइडल पार्टिकल का ब्राउनियन मूवमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से आप लिख सकते हो स्मॉलर द साइज, ग्रेटर ब्राउनियन मूवमेंट, जितना छोटा साइज होगा ब्राउनियन मूवमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। अब नाउ क्वेश्चन ये होता है कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है उसका रीजन क्या है, किस वजह से जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है। तो अभी हमने बताया था
कि यही इसका क्या होगा, कॉज होगा, कॉज ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट, कि एक कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होता है, मोशंस के अंदर होता है, यानी कि वो मूव करते हैं विद काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू कुछ ना कुछ उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे ही वो उस सॉल्यूशंस के अंदर मूव करते हैं तो वहां जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर साइज छोटा है तो पार्टिकल्स ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे भाई जिगजैग मोशंस के अंदर, और जैसे ही रैंडमली मूव करेंगे तो वहां कोलाइडल पार्टिकल बहुत सारे हैं, एक तो पार्टिकल है नहीं, तो वो पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल से क्या हो जाएगा, स्ट्राइक होगा, और स्ट्राइक होने के बाद एक वो मोशन शो करेंगे, दैट इज द जिगजैग मोशन ड्यू टू द स्ट्राइक्स ऑफ द colloidal particle in a colloidal solution. Next is what is the importance of Brownian movement, कि जो Brownian movement है उसकी importance क्या है। Importance of Brownian movement, importance of Brownian movement. First is Brownian movement opposes the force of gravity, opposes the force of gravity and do not allow to settle down, to settle the colloidal particle। जो ब्रॉनियन मोमेंट है वो क्या करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपोज करती है, और कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको सेटल डाउन मतलब नीचे बैठने नहीं देती। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रॉनियन मूवमेंट। एंड द नेक्स्ट इज इट हैज आल्सो हेल्प्ड in the determination of Avogadro's number। Avogadro's numbers को डिटरमाइन करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है।